हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका के बेसिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 8 तक आपके पास वीडियो आ चुके हैं। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट 9, ठीक है ना। पार्ट 9 में आपको क्या पढ़ना है? पार्ट 8 तक आपने फिनॉल पढ़ लिया था। अब आज के पार्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाने जा रहे हैं हम आपको, जो कि डिफरेंस की योग्य है कि अगर एरोमेटिक रिंग है, ये एक एलिफेटिक यौगिक है, ये एरोमेटिक यौगिक है ना। ये क्रियात्मक समूह OH है। अगर एलिफेटिक यौगिक से जुड़ता है, एलिफेटिक यौगिक से जुड़ता है यानी खुली श्रृंखला के यौगिक से जुड़ता है तो एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है भैया? एल्कोहल बनाता है। और अगर ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है तो फिनॉल बना देता है ना। तो फिनॉल बना देता है, जबकि क्रियात्मक समूह OH यहाँ भी है और OH यहाँ भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इनमें क्या डिफरेंसेस है? ऐसा क्यों करता है? इसके बारे में आइए जानने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो हेडिंग होगी वो बनेगी एल्कोहल, एल्कोहल व फिनॉल में अंतर। एल्कोहल और फिनॉल में अंतर। कॉलम खींचते हैं, एक तरफ एल्कोहल और दूसरी तरफ फिनॉल, ठीक है ना। नंबर 1, एल्कोहल में क्या लिखते हैं? अभी हमने एक छोटी सी बात बताई कि अगर खुली श्रृंखला एलिफेटिक यौगिक में जुड़ता है कार्बन OH समूह, क्रियात्मक समूह, तो हमारा एल्कोहल हो जाता है, और अगर रिंग में जुड़ता है तो फिनॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहते हैं। नंबर 1, लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। आपको पता है कि अम्ल जो होते हैं, ठीक है ना, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आयसन में एसिड जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, एसिड जो होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, यानी ब्लू को रेड कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब एल्कोहल ना तो अम्लीय गुण दिखाता है और ना ही क्षारीय गुण दिखाता है ना। कोई प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल ना तो अम्लीय गुण प्रॉपर्टी दिखाता है और ना ही क्षारीय गुण दिखाता है, अर्थात एल्कोहल उदासीन होता है, ठीक है ना। इधर लिख सकते हैं, यह है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका मतलब यह है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। नंबर 2, एल्कोहल उदासीन फेरिक क्लोराइड FeCl3 ये क्या है? फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना। एल्कोहल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया
नहीं करते। यानी अगर अल्कोहल जो है उदासीन न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिलाए जाते हैं तो इनके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होती। नंबर 2, फिनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ नीला, हरा या बैंगनी रंग देते हैं। ठीक है ना। फिनॉल जो है फेरिक क्लोराइड के साथ नीला, हरा या बैंगनी कलर देते हैं। नंबर 3 है, नंबर 3 अल्कोहल ब्रोमीन जल के साथ कोई अवक्षेप नहीं देते। अल्कोहल जो है ब्रोमीन जल के साथ कोई अवक्षेप नहीं देते, अर्थात कोई भी इनके अंदर अवक्षेप नहीं बनता है। ठीक है ना। और उधर लिखेंगे यह है ब्रोमीन जल के साथ सफेद अवक्षेप देते हैं। ब्रोमीन जल के साथ सफेद अवक्षेप देते हैं। ठीक है ना। यह ब्रोमीन जल के साथ सफेद अवक्षेप देते हैं, यानी इनमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता और इनमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अल्कोहल सोडियम नाइट्राइट NaNO2 व कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। यानी अल्कोहल सोडियम नाइट्राइट व कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं, जबकि फिनॉल जो होते हैं यह है नीला या हरा रंग देते हैं। ठीक है भाई। फिनॉल जो है सोडियम नाइट्रेट और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ब्लू और ग्रीन कलर देते हैं। तो ये थे आपके अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस, है ना। अल्कोहल और फिनॉल में अंतर थे आपके जो कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे अगले टॉपिक पर। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं। तो आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है ईथर। ठीक है ना। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, ईथर के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल हो चुका है, फिनॉल हो चुका है और अब जो बचा है वो है ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करते हैं तो लिख सकते हैं क्या, वे कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। ईथर होते क्या है, किन यौगिकों को हम ईथर कह be हैं, उसके बारे में जानने के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ROR, ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ROR क्रियात्मक समूह पाया जाता है।
क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ठीक है ना, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ROR यानी ये क्रियात्मक समूह जिनमें उपस्थित होगा वो सब क्या कहलाएंगे, ईथर कहलाते हैं, पाया जाता है ईथर कहलाते हैं, ठीक है ना। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ROR समूह पाया जाता है ईथर कहलाते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, ईथर कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कि CH3OCH3। अब इसका जो नाम है वो होगा डाई मेथिल ईथर, ठीक है ना। क्यों हुआ, डाई CH3 के दो भाग जुड़ते हैं, कार्बन श्रृंखला हमारी बीच से ही टूट जाती है, बीच से टूट गई तो ये हो गया डाई मेथिल ईथर, CH3OC2H5। अब देखिए ये दोनों जो क्रियात्मक समूह समान भी हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न। अब ये देखिए दोनों भिन्न हो गए तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है ना। ये जो होते हैं यौगिक, लेकिन देखिए यहाँ पर बीच में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड समूह पाया जाना आवश्यक है। तो जिन यौगिकों में ये बॉन्ड पाया जाता है वो सब कहलाते हैं ईथर, ठीक है। अब इसको हम साफ करते हैं। और अब हम चलेंगे ईथर के नामकरण, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे ईथर का नामकरण, ठीक है, ईथर का नामकरण करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं संरचना सूत्र और एक साइड लिख देते हैं IUPAC नेम, संरचना सूत्र और IUPAC नेम। तो जो इसमें पहला आता है कंपाउंड वो क्या है, नंबर 1 पर चलते हैं। CH3OCH3 ये नंबर 1 है हमारा। साधारण नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, ठीक है। और IUPAC की बात करें तो देखिए हमारी कार्बन IUPAC नाम बनाते समय हमें कार्बन श्रृंखला ढूंढनी होती है, वो भी लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी होती है, ठीक है ना। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें तो श्रृंखला मिली नहीं, CH3 शुरू हुई, टूट गई श्रृंखला, बीच में ऑक्सीजन आ गया, फिर श्रृंखला शुरू हो गई, तो कोई श्रृंखला हमें लंबी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो एक बन जाएगा प्रीफिक्स और एक बनेगा सफिक्स। भाई चाहे इसको प्रीफिक्स मान लो चाहे इसको सफिक्स मान लो, एक को मानना पड़ेगा। तो ये बनेगा क्या, मेथ प्लस ऑक्सी, ठीक है ना। जो प्रीफिक्स बना मेथ प्लस ऑक्सी, ओ के लिए ऑक्सी, और एक कार्बन और बचता है मेथ प्लस एन, तो ये बन जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, ये नाम IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। नंबर 2 पर चलते हैं तो ये हो जाएगा CH3OC2H5, नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा तो ये क्या बना दे, IUPAC नाम क्या बनेगा। अब देखिए यहां पर 2, ये 2 कार्बन की श्रृंखला मिल गई, ये लंबी हो जाएगी थोड़ी और ये हो जाएगी शॉर्ट, ठीक है ना। तो नाम हो जाएगा एथॉक्सी मेथेन। नंबर 3 पर C2H5O C2H5, ठीक है। इसका साधारण नाम होता है डाई
एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर नाम होता है। अब यहां पर हम चलते हैं तो ये क्या बनेगा कि इसकी भी देखो 2 कार्बन इधर है 2 कार्बन इधर है, तो सीधा सा नाम इसी के अकॉर्डिंग बनेगा एथॉक्सी एथेन। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। नंबर 4 पर देखते हैं CH3O CH2 CH2 CH3 ऐसा दे दिया। अब देखिए इधर मेथिल है इधर प्रोपिल है ना, तो अगर साधारण नाम बनाए तो क्या बनेगा, मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर साधारण नाम में हो जाएगा। ठीक है ना, और IUPAC नाम की बात करें तो ये हो जाएगा कितने, 1 कार्बन है मेथॉक्सी और 3 कार्बन की लंबी 1 2 3 की लंबी श्रृंखला 3 पर प्रोप होता है तो प्रोपेन है ना, ये बन जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। नंबर 5 पांचवा है आपका CH3O CH CH3 एंड देन CH3 ऐसा दिया हुआ है। तो अगर इसकी हम गिनती करें, देखिए इसकी गिनती करते हैं 1 2 एंड 3 है ना, 2 नंबर पे आपका ये जुड़ा हुआ मेथॉक्सी मेथॉक्सी और 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल गई 1 2 3 की तो प्रोपेन हो जाएगा, तो नाम बनेगा क्या, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6वां है CH2 नहीं CH3 CH2O CH CH2 CH3 एंड CH3। अब देखिए ये वाला इसी के समान है ना, तो इसकी गिनती लंबी श्रृंखला इधर मिलेगी हमें 1 2 3 एंड 4। अब आप देखेंगे 3 नंबर पे O जुड़ा हुआ है और इधर इनको जोड़ दे तो C2 कार्बन के 2 हो रहे हैं यानी एथॉक्सी है ना, 3 एथॉक्सी ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, ये बन जाएगा। और 1 मिनट, ये 2 नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको ऐसा करना है, छोटी श्रृंखला चुनना है, तो ये बनेगा मेथॉक्सी एथेन। ठीक है ना, ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन नामकरण में। अब ये 6 हो गए और आगे चलते हैं, इसलिए हम इसको अभी फिलहाल साफ करते हैं और साफ करना भी चलते हैं। तो कुछ इस तरह से ईथर का नामकरण किया जाता है। नंबर 6 हो गया था। 7वां पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे, क्या है कि CH3O CH3 CH3 एंड CH3। ठीक है ना, अब इसकी भी गिनती करनी होगी, हमें लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, तो ऐसे चुन लेते हैं 1 2 एंड 3। दिख रहा होगा आपको बड़े आराम से। अब आप ध्यान दीजिएगा 2 नंबर पर ये ग्रुप जुड़ा है जो कि मेथॉक्सी बनेगा और 2 नंबर पे CH3 जुड़ा हुआ है जिसका नाम मेथिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये नाम क्या बनेगा, 2 मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी और 2 मेथिल 2 ये वाले के लिए मेथॉक्सी हो गया CH3O के लिए और 2 मेथिल और 3 कार्बन बन रहे हैं जिसका नाम हो जाएगा प्रोपेन।
ठीक है ना, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। अब नंबर 8 पर चलते हैं। नंबर 8 है हमारा CH3 CH2 CH और CH3, ठीक है, और यहां से O और फिर CH2 CH3 इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4। अब 2 नंबर पर आप देखिए ये क्रियात्मक समूह, इसको जोड़े तो C2H5 यानी 8 बन जाएगा और O का ऑक्सी हो जाएगा और 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। नंबर 9 पर देखते हैं, तो नंबर 9 क्या है हमारा, CH3 CH CH3 O CH ऊपर जोड़ दिया CH3 CH2 और CH3। देखिए दोनों तरफ एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन 1 2 3 कार्बन और इधर से गिने तो 1 2 3 4 कार्बन हो जाएंगे, है ना। तो गिनती यहां से करते हैं 1 2 3 4। अब आप देखिए 2 नंबर पे 3 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है, 3 नंबर पे क्या होता है भैया, प्रोप हो जाता है ना, तो ये बनेगा क्या, 2 प्रोपाक्सी 2 प्रोपाक्सी और कितने बन रहे हैं, 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है ना, 2 प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। नंबर 10 पर देखते हैं, एग्जांपल अगला है आपका CH3 CH2 O CH CH3 CH2 Cl, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा देने में क्या होगा, गिनती करनी पड़ेगी भाई, 1 2 3, ठीक है। ये सीनियर है तो गिनती हमें यहां से पास पड़ेगी, तो यहां से कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3 क्लोरो 2 एथॉक्सी, ये 3 नंबर पे Cl है इसलिए हो जाएगा 3 क्लोरो और 2 नंबर पे एथॉक्सी जुड़ा हुआ है 2 एथॉक्सी और 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, 3 क्लोरो 2 एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये 10 हो गए और अब आगे चलते हैं, इसको हम साफ करते हैं। नंबर 11 है आपका, दिया गया है CH3 O CH2 CH2 O CH3, 2 बार क्रियात्मक समूह दे दिया है ना, 2 बार क्रियात्मक समूह दे दिया है। और क्या दिया है देखिए, इनकी गिनती लंबी श्रृंखला में ये बीच में मिल रही है ना, तो 1 नंबर पे भी जुड़ा है, 2 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, तो लिख सकते हैं 1,2 डाई मेथॉक्सी 1,2 डाई मेथॉक्सी एथेन, 2 कार्बन हो रहे हैं इसलिए एथेन हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 12 है आपका CH3 CH2 CH O CH3 फिर है आगे O CH2 CH3, ठीक है ना। अब क्या बनाएंगे देखिए, गिनती लंबी श्रृंखला 1 2 एक ही है, 1 2 3 ये मिल रही है, तो 1 2 3, ठीक है ना, 3 नंबर पर। अब 3 नंबर पे देखिए ये मेथॉक्सी और 1 नंबर पर ये एथॉक्सी, तो बनेगा क्या 1 एथॉक्सी 1 एथॉक्सी 1 मेथॉक्सी, कार्बन मिले 3 लंबी श्रृंखला के लिए तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 13 है आपके लिए, 13 की बात करें तो 13 है हमारा क्या
एरोमेटिक ईथर की बात कर रहा है CH3, ठीक है ना, CH3। अब मेथ ऑक्सी, और ये क्या है, बेंजीन रिंग है, तो इसका नाम बनेगा मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा इसका IUPAC नाम, ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं 14 नंबर पर, CH2 CH3। अब बिल्कुल सेम टू सेम, ये मेथ था, ये 2 कार्बन हो गए, तो ये तो हो गया एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना, ये बन जाएगा। सवाल नंबर 15 और लास्ट है आपका, ये दिया हुआ है ना, तो ये इसका नाम है का फिनॉल, तो ये फिनॉक्सी, ये हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन, है ना, फिनॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये था एलिफैटिक और एरोमेटिक ईथर का नामकरण, एलिफैटिक और एरोमेटिक ईथर का नामकरण था जो आपका कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।